नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हमारा चल रहा था हेलो एल्केन, हेलो एरिन, और उसमें हमने है ना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधियां स्टार्ट कर दी थी है ना। अब उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। उसमें एक विधि पढ़ ली थी अपन ने एल्केन से है ना, यानी एल्केन का हेलोजनीकरण करवा दिया था अपन ने है ना। यानी एल्केन की हेलोजन से अभिक्रिया और उससे एल्किल हैलाइड बन गया था ना। और ये अभिक्रिया थी, ये मुक्तमूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण था। बनने वाला मध्यवर्ती मुक्तमूलक था। इसका मतलब एल्केन की क्रियाशीलता डिपेंड करती है किस पर? बनने वाले मुक्तमूलक के स्थायित्व पर। फिर अपन ने एक बात ये और की थी कि जिसका मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी उसी की क्रियाशीलता क्या होती है? ज्यादा, और वो ही मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इस आधार पर मैंने ना दो क्वेश्चंस करवा दिए थे आपको ना। कितने? 2 क्वेश्चंस करवा दिए थे हम। अब मैंने कहा था 1-2 क्वेश्चंस और करवाता हूँ ना, इसी अभिक्रिया के आधार पर है ना। फिर इसके बाद अगली अभिक्रिया लेंगे अपन है ना। देखिए क्वेश्चंस क्या है अपना। हाँ जी, क्वेश्चंस है अपना उदाहरण। मेरे पास जो बुक्स है वो 10.1 है ना, और तुम्हारी जो नई बुक्स है ना उसके अंदर है ये 6.1 है ना। छठा चैप्टर है, 0.1 तो ऐसे कैसे रहेगा ना। बस ये चैप्टर नंबर 10 था पुरानी बुक्स में, अब चैप्टर नंबर 6, इतना सा फर्क है ना। तो 10.1 और मेरे पास जो बुक्स है उसमें पेज नंबर है ये 299। क्यों? पुरानी बुक्स के अंदर है ना, अरे 16 चैप्टर थे ना। अब कोरोना की वजह से 6 चैप्टर हटा रखे हैं। 12th क्लास में 10 ही चैप्टर है अपना ना। देखिए ये 11th क्लास का क्वेश्चन है ना, 11th क्लास में भी करवा रखा है ना आपको। हाँ, और जो बच्चे कहीं पढ़े हैं ना उनके सर ने भी करवा रखा है ना। देखिए एक बार मैं क्वेश्चंस को बोल देता हूं ना, क्वेश्चंस लिखना कोई है ना जरूरी नहीं है ना। देखिए इसने क्या दिया हमको? C5H11Br, C5H11Br। मैं क्वेश्चंस को ऐसे बोल दिया करूंगा ना। अणुसूत्र वाले, यानी ये अणुसूत्र है। अब ये तो हमको पता चली गया कि ये तो क्या है हमारा एल्किल ग्रुप, और ये क्या है? Br यानी हेलोजन। तो ये एल्किल हैलाइड है ना। क्या है ये? एल्किल हैलाइड। अणुसूत्र वाले 8 संरचनात्मक समावयवियों की संरचनाएं बनाई। इसने खुद नहीं बता दिया कि C5H11 है ना, Br जो है इसके 8 क्या बनते हैं? संरचनात्मक समावयवी। उनका IUPAC पद्धति के अनुसार नाम लिखना सभी समावयवियों का, और उनको हमको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ब्रोमाइड के अंदर क्या करना है? वर्गीकृत करना है। हमारा ये सवाल है ना। देखिए इसका मतलब ये क्या है हमारे पास? R, और वो Br चल ही रहा है आपका, यानी एक तरीके से ये हो गया RH, एल्किल हैलाइड हो गया। और एल्किल हैलाइड कैसे बनता है? अरे एल्केन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं ना। एल्केन से हाइड्रोजन को रिमूव यानी निकालना ना, करते हैं किसके द्वारा? हेलोजन के द्वारा। तो किसका निर्माण होता है? एल्किल हैलाइड का। अब देखिए ये बना कैसे, एक बार इसकी बात कर लेते हैं। देखिए C5H12 और C5H12 को हम बोलते हैं बच्चों क्या? पेंटेन। क्या बोलते हैं? पेंटेन। देखिए मैं एक H को रिमूव कर देता हूं और उसकी जगह मैं क्या लगा देता हूं? हेलोजन, और हेलोजन में भी क्या लगा रहा हूं मैं? Br। तो देखिए C5H12 ना, तो 12 में से एक H जाएगा तो क्या बचेगा? 11। तो क्या हो गया? ये C5H11 और ये Br जो हमको दे रखा है ना, वही मैंने बना दिया ना। अरे वही मैंने बना दिया ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन से है ना, वो एल्किल हैलाइड बना दिया तो पेंटेन से पेंटिल बनता है ना। और आगे क्या है? हैलाइड का मतलब ब्रोमाइड, यानी ये पेंटिल ब्रोमाइड बन गया ना। तो हमसे क्या कह रहा है कि आप क्या करो? इसके 8 संरचनात्मक समावयवी बनाओ ना। कितने? 8 संरचनात्मक समावयवी। अब देखिए हमने ये पढ़ा था ना, अरे पेंटेन से मूलक बनाए थे अपन ने पहले ना। तो पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है आपको ना। एन पेंटेन से हमने 3 मूलक बनाए थे, आइसो वाले से 4 बनाए थे,
और नियो वाले से 1 बनाया था। तो 3 4 7 और 1 8, वही 8 संरचनात्मक समावेवी हैं या ना। जो 4 तो अपन ने कल ही बनाए थे, याद हो तो आपको ना। अरे 4 तो कल ही बनाए थे अपन ने आइसोपेंटेन के, तो ना बस वहां ब्रोमीन वगैरह से जुड़ा हुआ था। तो आप क्या करो, सबसे पहले अरे यहां से स्टार्ट करो ना कि पेंटेन के पहले समावेवी बनाओ। और देखिए हम क्या करते हैं, पेंटेन की समावेवी बनाएंगे अपन ना। तो मैंने H हटा दिया, H हटाया, इसका मतलब मूलक बन गया। और बस उस मूलक पे क्या जोड़ना है हमको, अरे Br जोड़ना बस। तो देखिए एन पेंटेन के कितने समावेवी हैं, मैं यहां लिख देता हूं, एन पेंटेन के 3 समावेवी हैं। कितने हैं, 3। कौन कौन से, एक तो है आपके एन पेंटेन, ये लीजिए। एक क्या है आपकी आइसोपेंटेन, और एक क्या है आपके नियो पेंटेन। ये 11वीं क्लास में भी दे रखा है ये क्वेश्चंस। बस वहां Br नहीं लगाया, वहां उसने आना अरे OH लगा दिया, एल्कोहल ग्रुप है ना, बस वही 8 ही बनेंगे। देखो इससे कैसे बना सकते हो आप, N का मतलब ये हो गया CH3 CH2 CH2, ये CH2 और ये CH3, 5 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जोड़ दिया अपन ने ना। तो N शब्द लगाते हैं, N का मतलब नॉर्मल। आइसो के लिए सेकंड कार्बन पर एक मैथिल ग्रुप जोड़ते हैं अपन ना। तो ये लीजिए सेकंड कार्बन पर मैंने ये मैथिल ग्रुप जोड़ दिया ना। और आगे क्या हो जाएगा आपके CH2 और ये CH3। नियो के लिए सेकंड कार्बन पर 2 मैथिल ग्रुप होने चाहिए आपके ना। कितने मैथिल ग्रुप, 2। देखिए ये मैंने 2 मैथिल ग्रुप जोड़ दिए और ये हो गया आपका नियो पेंटेन। कौन सा पेंटेन, नियो। अब देखिए आप इससे कितने मूलक बन सकते हैं, इससे कितने मूलक बन सकते हैं, देखिए इससे कितने बनेंगे। देखिए अब मैं एक बार है ना, अरे मैं यहां से हटा दूं H। अब चाहो तो आप रेडिकल की फॉर्म में हटा दो, क्यों ये मुक्त मूलक कर रही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना। तो आप मुक्त मूलक बना दो, मुक्त मूलक बनाओगे तो आपको समांश विखंडन करवाना पड़ेगा ना। और वैसे हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो उससे हाइड्रोकार्बन मूलक बन जाएगा। आपकी इच्छा है कोई सा बना लो ना। हमसे तो 8 संरचनात्मक समावेवी बन रहा है ना, वो 8 बनाने अपन को तो ना। देखिए क्या होगा, मैं यहां से H को तो रिमूव कर दूं, ये लो -H, यहां से भी क्या होगा -H, और यहां से भी क्या होगा -H। ये लीजिए। तो देखो एक बार यहां से हटा लो आप, या फिर यहां से हटा लो, एक ही बात है। एक बार आप यहां से हटाओ या इससे हटाओ, एक ही बात है। एक बार कहां से हटाओगे आप, यहां से। तो मैंने इंडिकेट भी कर दिया ना, कहां से H आप रिमूव कर सकते हैं ना, या कहां से समांश विखंडन करवा सकते हैं। एक बार देखिए आप आइसो वाले में यहां से हटा सकते हैं। अब ऐसे मत कर लेना कि सर ये भी CH3 था, ये भी CH3 था, तो कि सर ये भी CH3 ये भी CH3, एक ही बात है। एक ही बात नहीं है। अरे यहाँ तो ये कैसा था, ये नॉन ब्रांचिंग था ना, अशाखित था या ना, अशाखित श्रृंखला। अब की बार शाखित आ गया, इसलिए फर्क हो गया ना। इसलिए दोनों एक जैसे नहीं है। एक बार आप यहां से रिमूव कर लो, एक बार आप यहां से रिमूव कर लो, 3 तो ये हो गए। और चाहो तो इन दोनों में से ना, अरे ये 2 है ना, इनमें से आपकी इच्छा है, आप चाहे तो इससे करें और चाहे तो आप इससे करें। ये लो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है ना। दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे। यहां देखिए आप, यहां तो किसी से रिमूव कर लो आप ना, अरे सारे एक जैसे हैं ना, तो मैंने यहां से रिमूव कर दिया ना। क्यों, तो कार्बन के आगे CH3, कार्बन के आगे CH3, कार्बन के आगे CH3, कार्बन के आगे क्या है CH3, तो सारे CH3 एक जैसे। तो आपकी इच्छा कहीं से रिमूव कर लो ना। तो देखिए क्या होगा, इससे एक तो देखिए ये बनेगा CH3 CH2 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 और ये CH2 और ये फ्री वैलेंसी H निकाल दी मैंने। अब देखिए मैं क्या करूं, H को निकाल दूं, मुझे तो Br जोड़ना है, तो मैं क्या कर दूं, अरे यहां से मैं Br जोड़ दूं। ये जो काम मैंने इधर किया वो काम मैंने अब इधर कर दिया ना, कि पेंटेन के 3 समावेवी बना दिया आपको, एन आइसो नियो। अब मैं एक एक H रिमूव करता जा रहा हूं, उस पर मैं ब्रोमीन है ना जोड़ता जा रहा हूं, तो उससे क्या बन जाएंगे, इसके 8 संरचनात्मक समावेवी। कितने बच्चों, 8। तो देखिए एक तो ये बन जाएगा, H हट गया और इस पर जुड़ेगा कौन, Br। एक देखिए अब CH3 CH2 CH2 और ये CH और ये लीजिए, और यहां आपने क्या कर दिया CH3 जोड़ दिया। अब की बार मैं Br क्या कर दूं, यहां जोड़ दूं।
इस वाले से रिमूव कर दिया। और एक बार देखिए आप, तो ये क्या हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, और ये कौन सा है आपका थर्ड। और थर्ड में क्या होगा आप देखिए CH3 CH2 CH2 और ये CH2 और ये CH3। और थर्ड वाले से देखिए आप, यहां से CH2 से एक H को रिमूव कर दो आप ना, ये लीजिए, ये एक H को आपने रिमूव कर दिया और यहां पे क्या जोड़ दिया आपने Br, ये वाला 3 बन गए। चौथा देखिए आप, है ना, इससे 4 बनेंगे। तो देखिए एक बार यहां से रिमूव कर देता हूं मैं, तो क्या होगा देखिए आप, CH3 CH CH3, ये CH2 और ये CH2, और इसकी जगह मैंने क्या कर दिया Br लगा दिया। यानी यहां मैं क्या ऐड कर रहा हूं Br, ये लीजिए, H को रिमूव कर दिया और Br ऐड कर दिया। ऐसे यहां देखिए आप क्या कर रहे हो, Br ऐड कर रहे हो आप, ये लीजिए, हो गया। हाँ जी, हाँ जी, ये Br एक बन गया 4। ये 5वां देखिए आप, अब की बार मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, तो CH3 CH, ये आपका CH3, ये CH, और इस पे मैंने है ना Br जोड़ दिया, ये लीजिए, और आगे क्या चल रहा है CH3। छठवां देखिए आप, छठवां हो जाएगा आपके CH3 CH, ये CH3 और ये आपका CH2 और ये आपका CH3। और मैं यहां से H को रिमूव कर देता हूं, देखिए आप, यहां से H रिमूव कर देता हूं। एक बार देखिए मैंने यहां से कर दिया, एक बार यहां से, अब की बार मैं यहां से कर रहा हूं ना, देखिए, हाँ जी, ये Br, ये लीजिए, हो गया। हाँ जी, और एक देखूं मैं है ना, यहां पे लिख देता हूं 7वां, ये CH3 और ये CH, और देखिए ये CH2 हो जाएगा आपका, और इस पे मैंने क्या जोड़ दिया, ये Br जोड़ दिया, और ये आपका CH2 और ये आपका CH3, ये लीजिए। एक बार मैं इसको हल्का सा देख लेता हूं ना, हाँ सारा कुछ दिख रहा है क्या, यस दिख रहा है ना देखिए, हाँ हो गया। अब आप देखिए, एक बार मैं इससे कहीं से रिमूव कर लो, आपकी इच्छा है ना, सारे एक जैसे हैं देखिए CH3 C, ये CH3, ये CH3, ये CH2 और ये आपका Br, ये लीजिए, ये मैंने सारे ही क्या कर दिए आपको ना 8 बना दिया ना, 7 तो ये, और 8वां समावेश भी आपका ये हो गया। ठीक है, अब देखिए IUPAC नाम आपको लिखने हैं क्या ना, IUPAC नाम एक बार ट्राई करना, है ना। मैंने सब कुछ IUPAC नाम आपको अलग से ही पढ़ा रखा है GOC में ना, 24 लेक्चर इसीलिए लगाए थे ना। अब इसमें अपन को समय खराब करने की जरूरत नहीं है ना, जितने भी IUPAC नाम साधारण नाम आएंगे वो आपको ही करने हैं ना। ठीक है, अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए ना, और मैं करवा दूंगा ना, और नहीं लास्ट में एक बार देख लेंगे ना, एक बार फिर भी बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल है ना, वो सारे IUPAC नाम साधारण नाम एक बार फिर भी देख लेंगे ना प्रैक्टिस के लिए, लेकिन वो बाद में है ना, सबसे बाद में। ठीक है, तो IUPAC नाम आपको देने। अब ये 8 तो मैंने संरचनात्मक समावेश भी आपको बनाई दी। अब इसमें बस अपन को क्या काम करना है कि 1 डिग्री तो कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये सब कुछ ना पहले से पढ़ा के आ रहा हूं कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी नेचर देख लो आप, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री। अगर हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उस हैलाइड का नाम क्या हो जाएगा 1 डिग्री, 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री, और है ना 4 से तो जुड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। देखिए देखते हैं पर ये देखिए हेलोजन, अरे इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है इस वाले से, तो ये वाला हेलोजन कैसा, ये वाला कार्बन कैसा है 1 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो एल्किल ब्रोमाइड है वो कैसा हो गया आपका 1 डिग्री। आगे देखिए ये वाला कार्बन कैसा है आपका, देखिए एक इधर जुड़ रहा है एक इधर जुड़ रहा है, और ब्रोमीन इससे जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री है, ये लीजिए। ये वाला भी देखिए आप
ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 और 1 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कैसा है आपका 2 डिग्री। ये लीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में तो ना इसको ना डिफरेंशिएट करना आसान है ना। यहाँ देखिए हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कैसा है आपका 1 डिग्री। कैसे 1 डिग्री, ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए ये वाला ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा है आपका 2 डिग्री। यहाँ देखिए ये वाला कार्बन ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, अरे वो देखिए 1 2 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा हो गया आपका 3 डिग्री। और यहां देखिए ये वाला अरे ये वाला तो 1 डिग्री हो जाएगा ना, क्यों, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ऊपर 1 कार्बन से जुड़ रहा है ना, तो ये 1 डिग्री हो गया आपका। ये वाला भी देखिए आप हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसकी नेचर भी कैसी है आपके 1 डिग्री। तो मैंने सारे ही है ना, अरे ये क्या है जो एल्किल ब्रोमाइड थे ना, मैंने सबको ही क्या कर दिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में विभेदित कर दिया ना। अब आईयूपीएसी नाम आपको देने हैं ना, तो आपको एक तो ब्यूटेन और एक आपको पेंटेन के समन्वय भी बनाने आने चाहिए ना। ब्यूटेन के 4 बनते हैं, पेंटेन के 8 बनते हैं, आपको ना बिल्कुल याद रखना है ना। एक बार आप नोट डाउन कीजिए, इनको ना। हाँ जी, कर लिया आपने नोट डाउन। अब देखिए आप 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, उनको और देख लेते हैं। 2 मैंने करवा दिए थे, एक क्वेश्चंस मैंने ये करवा दिया इसी अभिक्रिया के आधार पर 3, 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं 5। एक अभिक्रिया के ऊपर आपने 5 क्वेश्चंस कर लिया ना, और 1-2 क्वेश्चंस और आएंगे ना, और उनको अपन थोड़ा बाद में करेंगे ना। तो एक ही अभिक्रिया के ऊपर आपने ना अरे 7-8 सवाल कर लिया ना, तो बस फिर उस अभिक्रिया में कुछ बचता नहीं है ना। ये लीजिए, अरे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इतने टिपिकल सवाल पूछता ही नहीं है ना, सिंपल पूछता है ना। और अब तो कोरोना के बाद थोड़ा सा ना और भी सिंपल पूछ रहा है ना, क्यों, उसको पता है ना कि कोरोना के दौरान बच्चे प्रभावित हुए हैं भैया ना, इसलिए 2-4 साल तो ऐसे ही चलेगा भैया ना, ठीक है। क्यों, उसने अरे 16 चैप्टरों में से है ना कितने 6 चैप्टर तो वैसे ही है ना हटा दिए 12th क्लास में, देखिए। और आगे तो है ना हो सकता है अगले साल तो आपके नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग है ना अरे सिलेबस हो जाएगा ना। अरे नई शिक्षा नीति पढ़ा होगा ना, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020 में ही है ना उसको पास कर दिया था, लेकिन अभी है ना लागू हुआ नहीं पूरे देश में, देखिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए आप। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10.3 और पेज नंबर है ना, पेज नंबर इसलिए डाल रहा हूं मैं ना ताकि आपको ढूंढने में आसान रहे ना, अगर पुरानी बुक से आपके पास तो। और पेज नंबर है 303 और नई भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको तो 6.3 ढूंढना है बस, है ना। और ये किसके अंदर है, ये पाठ्यनीति के अंदर है ना। उदाहरण को तो मैंने लिख ही दिया था। हाँ, कई बच्चे ऐसे सोचते होंगे सर ये इजी क्या है ना, सर तो इजी लिखते हैं ना, अरे और टीचर्स हैं वो तो EX लिखते हैं ना। EX का मतलब एग्जाम्पल, अरे ये भी एग्जाम्पल है ना, ये नया पैटर्न है ना। अरे जैसे 2G से 3G 3G से 4G 4G से 5G है ना, अपडेट कर रहे हो बार बार आप है ना, नया वर्जन ला रहे हो, तो ये नया वर्जन है एक तरीके से ना, और ये पुराना वर्जन है ना। अब जिसको पता नहीं है वो तो पुराने ही लिखे जा रहे हैं ना। हाँ, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये क्या लिख रहे हो आप, इजी है ना, हमने तो पहली बार देखा ना। हाँ, इजी का मतलब एग्जाम्पल ऑफ ग्रेसिया ना। हाँ, ये नई डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है ना इजी। चलिए, कहीं किसी को कंफ्यूजन हो जाए सर ये आप कहाँ से लिख रहे हैं ना, कि और टीचर्स हैं वो तो EX लिखते हैं एग्जाम्पल है ना। हाँ, आप EX लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, वो पुराना वर्जन है ना, नया वर्जन क्या है इजी, एग्जाम्पल ऑफ ग्रेसिया ना। हाँ, थोड़ा सा अपने आप को अपडेट भी करते रहे भैया ना, ऐसे नहीं पुराना वर्जन चला रहे हैं अपन तो ना, कि अपन तो 2G के जमाने में चल रहे हैं ना। हाँ, अब तो 5G आ गया भैया ना। देखिए ये क्वेश्चन है कि प्रोपेन के विभिन्न डाइहेलोजन
डाई हेलोजन, थोड़ा सा क्या जल्दबाजी में लिखने की आदत है ना, हाँ, डाई हेलोजन व्युत्पन्नों की संरचना, ये लीजिए बनाइए। अब की बार इसने हमसे क्या कह दिया कि प्रोपेन है, और प्रोपेन के क्या बनाने हैं आपको, डाई हेलोजन व्युत्पन्न बनाने हैं ना, कि इसके कितने डाई हेलोजन व्युत्पन्न बनेंगे ना। अरे जो डाई हेलाइड पढ़ते थे अपन ना, कौन से डाई हेलाइड, देखिए इसका सॉल्यूशन, हाँ जी, ये डाई हेलाइड है ना। अरे डाई हेलाइड 3 प्रकार के होते हैं ना, ये लीजिए, मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं ना, वहां मैंने 2 ही टाइप किए थे ना, 2 ही काम आ रहे थे इसलिए ना, अब तीसरा काम आ रहा है इसलिए मैं 3 लिख देता हूं ना, कि डाई हेलाइड जो है ना, अरे वो 3 प्रकार के हैं ना, ये लीजिए 3 कौन कौन से, देखिए एक तो होता है जेम डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड, ये H है भैया ना, जेम डाई हेलाइड। एक होता है विस्नल डाई हेलाइड, ये 2 की बात तो हमने कर ली थी, ये लीजिए, और एक होता है अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड, अल्फा ओमेगा, अरे ये W जैसा है, इसको ओमेगा बोलते हैं ना, तो अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। हाँ जी, देखिए जेम का तो हमको पता ही है ना, जेम डाई हेलाइड बोल दो इसको, या जेमिनल, एक ही बात है ना, जेमिनल, GEMINAL, जेमिनल हेलाइड, जेम डाई हेलाइड बोलो उसको, या जेमिनल हेलाइड है ना। जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर हैं तो जेम डाई हेलाइड, अड़ोस पड़ोस में है, निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर हैं तो उसको बोलते हैं ना अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। अब फर्स्ट और लास्ट कॉर्नर पे होनी चाहिए ना, फर्स्ट में और लास्ट कॉर्नर पर 2 हेलोजन होने चाहिए ना, और बीच में कम से कम 1 कार्बन का गैप हो ना, ज्यादा तो 2 3 4 कितने का ही गैप हो, पर कम से कम 1 कार्बन का क्या हो गैप, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। यानी दोनों हेलोजन टर्मिनल पोजीशन पे होने चाहिए, किनारे पे होने चाहिए ना, और बीच में कम से कम 1 कार्बन का क्या हो गैप। क्यों, अरे 1 कार्बन का गैप नहीं होगा फिर तो वो विस्नल बन जाएगा ना, कौन सा बन जाएगा, विस्नल, तो इसलिए 1 कार्बन का कम से कम गैप हो ना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। तो देखिए प्रोपेन, अरे प्रोपेन तो ये होता है ना अपना, देखिए प्रोपेन ये रहा, अरे प्रोपेन तो आपका ये होता है ना, CH3 CH2 CH3, ये क्या है, प्रोपेन, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूं, अरे एक बार मैं ये काम कर देता हूं, देखो, अरे यहां से मैं 2H हटा देता हूं, कितने H, 2H हटा देता हूं और 2 हेलोजन लगा देता हूं ना, देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 और ये CH, 2H हटा दिए मैंने, और डाई हेलोजन व्युत्पन्न कह रहा है ना। अब चाहो तो हेलोजन की जगह Cl लगा दो, Br लगा दो, I लगा दो, आपकी इच्छा ना, या X लगा दो, एक ही बात है। तो मैंने देखो एक Cl यहां लगा दिया, एक Cl मैंने यहां लगा दिया, अभी भी कार्बन की वैलेंसी 4 ही, देखो 1 2 3 और 4, बस मैंने 2H ही तो हटाए, बस 2H हटा के मैंने 2 हेलोजन लगा दिए, और एक कार्बन पर 2 हेलोजन होते हैं तो उसको जेम डाई हेलाइड बोलते हैं ना, कौन सा, जेम डाई हेलाइड। नाम कैसे देते हैं मैंने सब कुछ बता रखा है आपको ना। तो एक तो ये बन गया डाई हेलोजन व्युत्पन्न। दूसरा देखिए अब के बार मैं क्या करूं, अरे यहां से देखिए अब के बार मैं यहां से है ना 2H हटा देता हूं और 2 में क्या लगा दूं, अरे 2 में क्या लगा दूं, हेलोजन। देखिए ये लो CH3, जब 2H हटाऊंगा 2 ही तो हैं, 2 हटा दिए और 2 मैंने क्या लगा दिया, हेलोजन। ये लीजिए एक कार्बन पर 2 हेलोजन, ये भी कौन सा है, जेम डाई हेलाइड। तो प्रोपेन से कौन से डाई हेलोजन उत्पन्न बन रहे हैं, 2 तो जेम वाले बन रहे हैं, एक देखिए आप विस्नल वाले में, देखिए विस्नल वाले में क्या होगा, अरे एक H यहां से हटा दो, एक H यहां से हटा दो, देखना तीसरा कौन सा बनेगा, CH3, ये CH2 और ये आपका CH2। देखिए एक H मैं इधर से हटा रहा हूं ना, CH2 से एक H हटाऊंगा तो CH बच गया, और CH3 से मैंने एक H हटाया तो CH2 बच गया, और मैंने क्या किया, एक हेलोजन यहां लगा दिया और एक हेलोजन यहां लगा दिया। अरे ये कौन सा बन गया, अड़ोस पड़ोस में हो, निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर हो ना, उसको विस्नल डाई हेलाइड बोलते हैं ना। मैंने एक विस्नल बना दिया ना। अब कोई सोच रहा है कि सर ऐसा करो आप इधर से हटा दो, अरे एक यहाँ बीच वाले से, एक इधर से हटा दो, अरे ये तो यही, अरे हटा के देख लो, ये लो
कोई ऐसा सोच रहा है कि सर आप तो ऐसे करो ना, अरे एक बार इधर से हटा दो, एक बार इधर से हटा दो। देखिए मैंने हटा दिया, ये लो। अरे ये और ये एक ही बात है ना, नहीं दिख रहा तो उसको उल्टा कर दो, पलट दो, ऐसा दिख जाएगा ना, या उसको पलट दो, ऐसा दिख जाएगा। पलटने पे ऐसा ही दिख रहा है, इसका मतलब अरे ये दोनों एक ही है ना, ये दोनों एक ही हैं। देखिए ये लो, तो 3 बन गए। चौथा देखिए ना, अरे चौथा देखिए आप कि सर ऐसा करो ना, अरे एक बार यहां से हटा दो और यहां से हटाऊंगा तब तो यही बन गया, मैं वहीं पहुंच गया। एक बार ऐसा करो यहां से हटा दो, एक बार आप ऐसे करो यहां से हटा दो ना। तो देखिए यहां से हटाया तो CH3 का CH2, एक Cl लगा दिया। बीच में क्या है आपका CH2, और देखिए आगे क्या है CH3 का CH2, और ये क्या हो गया Cl। अरे ये चौथा समावेशी बना दिया मैंने। कौन सा? चौथा डाई हैलोजन व्युत्पन्न, है ना, या कह दो ये समावेशी है। समावेशी का मतलब सबका अणुसूत्र कैसा है? एक जैसा, ठीक है ना। बस ये डाई हैलोजन के बना दिया ना, डाई हैलोजन व्युत्पन्न बना दिया अपन ने, डाई हैलाइड, है ना, जिसको अपन, है ना, एल्किल डाई हैलाइड कहते थे। अब देखिए मैंने क्या कहा, हैलोजन कहाँ हो? अरे फर्स्ट और लास्ट में, देखो फर्स्ट में और लास्ट में है, और बीच में देखो एक कार्बन का क्या रहा है? गैप। तो कौन सा डाई हैलाइड हो गया? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो कोई हमसे पूछे कि प्रोपेन के कितने डाई हैलोजन व्युत्पन्न बनते हैं ना, या डाई एल्किल हैलाइड व्युत्पन्न कितने बनते हैं, तो कितने बनते हैं? 4। 2 जैम वाले, एक विस्नल वाला, एक अल्फा ओमेगा वाला। अच्छा सवाल है ना, ये लीजिए एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना। हाँ जी, कर लिया आपने नोट डाउन। अगला देखिए, हाँ जी देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमने कर रखा है ना, बट एक बार देख लीजिए ना। अभी जो किया था ना जस्ट पहले कि 8 संरचनात्मक समावेशी है ना, उसी पर आधारित बस सवाल को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है ना। कैसे? देखिए सवाल को लिख थोड़ा सा अलग तरीके से दिया ना, कैसे देखो। हाँ जी देखिए बच्चों क्वेश्चंस क्या है सुनिए। हाँ जी देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है 10.4 और वही पेज 299, नहीं सॉरी 299 303 है ना, अभी वाला था उसके जैसा ही है बस। ये लीजिए उसी पेज पे है ना 303, ये लीजिए। और ये कैसा है? पाठ्यनीति है ना। कौन सा है बच्चों? पाठ्यनीति। देखिए क्वेश्चंस क्या है, मैं एक बार आपको बोल के बता देता हूं ना क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस क्या है सुनिए। C5H12 का मतलब क्या हो गया? पेंटेन। अणुसूत्र वाले समावेशी एल्केनों में से, तो हमको पता है ना कि C5H12 पेंटेन के 3 समावेशी बनते हैं ना, एक एन पेंटेन, एक आइसोपेंटेन और एक नियोपेंटेन। तो एल्केनों में से उसको पहचानिए ना जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीनन पर देता है, यानी जिसका प्रकाश रासायनिक क्लोरीनन का मतलब क्या है? अरे प्रकाश की उपस्थिति में उसका क्लोरीनीकरण करवा दिया ना। क्लोरीनीकरण को क्लोरीनन बोलता है ना, ये तो मैंने कल ही बताया था आपको ना। हैलोजनीकरण को हैलोजनन बोलता है ना, क्या? एनसीईआरटी पर देता है। केवल एक मोनोक्लोराइड, एक 3 समावेशी मोनोक्लोराइड और एक कह रहा 4 समावेशी मोनोक्लोराइड। अरे कौन देता है? उस एल्केन को पहचानना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अरे सिंपल। देखिए क्या कह रहा है ये C5H12, ये लीजिए C5H12। अरे इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अरे इसको पेंटेन बोलते हैं। और क्या कह रहा है ये? इसका क्या करवाया जाए? अरे प्रकाश रासायनिक क्लोरीनीकरण। प्रकाश रासायनिक क्लोरीनीकरण का मतलब क्या हुआ?
अरे क्लोरीन से इसकी अभिक्रिया करवाई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन। अरे फोटोकेमिकल कंडीशन का मतलब क्या है कि सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में, या पराबैंगनी प्रकाश लिख दे, एक ही बात है। क्यों? पराबैंगनी प्रकाश सूर्य के प्रकाश का एक भाग होता है बच्चों ना। अरे पराबैंगनी प्रकाश सूर्य के प्रकाश का क्या है? एक भाग। अब देखिए, अब तो क्या होगा, देखिए पेंटेन से 3 समावेशी बनते हैं, अभी बनाए अपन ने। एक तो ये है आपका, ये लीजिए, हाँ जी, इसका नाम क्या है? एन पेंटेन। तो ये तो बोल रहा है कि C5H12 क्या है ना, C5H12 अणु सूत्र वाले है ना समावेशी एल्केनों में से ना, उसको पहचानना है जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीन पर क्या देता है? केवल एक मोनोक्लोराइड, केवल 4 क्या देता है ना, समावेशी मोनोक्लोराइड, और एक 3 देता है। तो दूसरा कौन सा है? अरे दूसरा ये है, देखिए बस सवाल को पूछने का तरीका चेंज कर दिया इसने, लैंग्वेज को चेंज कर दिया बस। ये क्या है? अरे ये आइसो है ना, आइसोपेंटेन। ये लो, मैंने संरचना बना दी है एन आइसो, और नियो वाला तो ये है ही अपने पास। देखिए अभी जस्ट समझाया मैंने है ना थोड़ी देर पहले आपको। और ये कौन सा पेंटेन हो गया आपके? अरे ये बच्चों नियो पेंटेन हो गया ना। एक एन पेंटेन, एक आइसोपेंटेन, एक नियो पेंटेन। अब क्या कह रहा है? इसका प्रकाश रासायनिक क्लोरीन करवाया जा रहा ना, उससे केवल एक मोनोक्लोराइड कौन देता है? अरे एक ही उत्पाद कौन सा देता है? अरे ये केवल एक ही उत्पाद देता है, यानी एक क्या देगा? ये मोनोक्लोराइड जो अभी बनाया अपन ने। अरे मोनोब्रोमाइड, बस एक ही एच को हटाना है आपको, 2 को नहीं है ना। 4 समावेशी देता है मोनोक्लोराइड, तो 4 तो ये देता है। अरे 4 समावेशी, भाई ये केवल एक ही उत्पाद देता है, ये 4 देता है ना, समावेशी मोनोक्लोराइड। ये लो, मुझे लिखना है बस, सिंपल है ना। कैसे कैसे देता है वो अपन ने बनाई रखा है पीछे। और ये कितने देता है? 3 समावेशी मोनोक्लोराइड व्युत्पन्न दे रहा है ना। ये लीजिए, समावेशी क्यों बोल रहे हैं? क्यों? अणुसूत्र कैसा है? समान। चारों का अणुसूत्र समान है, वहां तो एक ही बन रहा है इसलिए उसको समावेशी नहीं बोला अपन ने। यहाँ 3 बन रहे हैं, तीनों का अणुसूत्र कैसा है? समान। तो टोटल कितने हैं? अरे टोटल अभी तो बनाए थे 3 + 4 + 1, टोटल कितने? 8। पहले उसने सवाल को अलग तरीके से पूछ लिया, तो इस एक सवाल के अंदर 3 सवाल पूछ लिए कि पेंटेन का है ना प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करवाया जा रहा है, तो केवल एक उत्पाद कौन सा देता है ना? ये एक उत्पाद देगा। 4 ये देगा कौन? आइसोपेंटेन। 3 ये देगा कौन? एन पेंटेन। बस ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है ना। एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, कर लिया आपने। अब देखिए आगे, आप आगे देखिए। हाँ जी, तो एक बनाने की विधि होगी अपनी, है ना, कौन सी? अरे कौन सी होगी? एल्केन के हैलोजनीकरण से, है ना। यानी एल्केन का हैलोजनीकरण करवा दिया अपन ने प्रकाश की उपस्थिति में। अब दूसरी पढ़ेंगे अपन एल्कीन से, है ना। किससे बच्चों? एल्कीन से। देखिए कैसे पढ़ेंगे एल्कीन से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे अपन। हाँ जी, एल्कीन से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, देखिए एल्कीन से कैसे बनाओगे ना। हाँ जी, दूसरी बनाने की विधि है आपकी एल्कीन से। किससे? एल्कीन से। पहली बनाने की विधि थी अपनी किससे? एल्केन से, यानी उसका हैलोजनीकरण करवा दिया। अब दूसरी कौन सी है आपके? एल्कीन से। देखिए एल्कीन के अंदर 2 विधियां पढ़ेंगे अपन ना। एक तो HX का योग करवाएंगे,
किसका? HX का। HX का मतलब हो गया, H का मतलब हाइड्रोजन और X का मतलब हेलोजन। लेकिन हेलोजन को साधारण नाम पद्धति में अपन क्या लिखते हैं? हैलाइड। तो नाम क्या हो गया? हाइड्रोजन हैलाइड, यानी HX का योग। देखिए एल्कीन पर HX का जो योग है ना, वो मार्कोनिकॉफ के नियम से होता है ना। अरे किसके नियम से? मार्कोनिकॉफ के नियम से। एल्कीन पर HX का योग, लेकिन एल्कीन ध्यान रखना ना, कौन सी? अरे असम्मित एल्कीन होनी चाहिए ना। क्यों? सम्मित पे तो कोई नियम काम करता ही नहीं है ना। अरे सम्मित में तो किसी को कहीं जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो जो भी नियम लगते हैं वो सारे किस पे लगते हैं? असम्मित पर। अरे जो भी नियम लगेगा किस पे लगेगा बच्चों? असम्मित पर ना। क्यों? सम्मित पे तो किसी ग्रुप को कहीं जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो फर्क कहां पड़ेगा? असम्मित पे। तो क्या कहेंगे कि असम्मित एल्कीन पर HX का योग किसके नियम से होता है? मार्कोनिकॉफ के नियम से। और क्या मिलता है हमको? अरे एल्किल हैलाइड ना, या हेलो एल्केन। तो क्या कहेंगे? एल्कीन पर HX का योग कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? एल्किल हैलाइड बनता है। तो एल्कीन पर HX का योग करवाने पर क्या बनता है? एल्किल हैलाइड। देखिए ये एल्कीन ले लेता हूं मैं, RCH डबल बॉन्ड CH2। देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हुआ ना, और वो कैसा हो? अरे एलिफेटिक यौगिक हुआ ना, अचक्रीय यौगिक, तो उसका नाम क्या है? एल्कीन। ठीक है ना? एलिफेटिक कंपाउंड हुआ ना, कैसा? एलिफेटिक। R ग्रुप कहीं ले रखा है इसका मतलब एलिफेटिक है ना, AR ले रखा है इसका मतलब एरोमेटिक है ना। और AR में भी आपको क्या लेना? C6H5 फेनिल ग्रुप लेना ना। कौन सा ग्रुप? फेनिल। अब देखिए एल्कीन पर क्या करवा रहे हैं अपन? HX का योग करवा रहे हैं। ये लीजिए, तो क्या होगा? देखिए अरे योग जब भी करवाते हैं ना, तो योग कैसे होगा? अरे एक बॉन्ड टूट जाएगा है ना, किसके बीच? अरे कार्बन कार्बन के बीच का एक बॉन्ड तोड़ दो, तो एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है ना। एक इलेक्ट्रॉन एक दे, दूसरा दे, दोनों के साझे से बनता है ना। अब आपने क्या कर दिया? बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन खुद के पास, दूसरे के पास चला जाएगा। ऐसा समांश विखंडन होता है। एक है ना, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास भेज दो तो एक पे वृद्धि एक पे कमी हो जाएगी ना। तो अपन क्या करें कि मैंने बॉन्ड को तोड़ दिया ना, अब इलेक्ट्रॉन नहीं भेज रहा मैं, अरे एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बन रहा है ना, तो बॉन्ड को तोड़ देता हूं मैं। तो तोड़ूंगा तो क्या होगा? आधा उसके पास, आधा उसके पास। तो देखो मैंने एक बॉन्ड को तोड़ा तो आधा अरे इन दोनों के बीच ही था, इस पे और आधा इस पे। अब देखो HX, H और X के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ दिया मैंने, तो क्या होगा? आधा इस पे आधा इस पे। तो एक तरफ H जोड़ दो, अरे आधा इसका और आधा इसका मिलकर पूरा हो जाएगा ना। आधा इसका आधा इसका मिलकर पूरा हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? R एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप का मतलब मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है ना। तो देखिए आपकी इच्छा, अभी देखो ना कि मैंने क्या कर दिया, अरे इस पे तो H जोड़ दिया और इस पे मैंने क्या जोड़ दिया? X। ये लीजिए, एक पे मैंने क्या किया? H जोड़ दिया, एक पे X। क्यों? कार्बन के पास भी आधा था ना, और हाइड्रोजन के पास भी आधा है, तो आधा आधा मिलके पूरा हो गया, और उसका आधा आधा मिलके भी क्या हो गया? पूरा कार्बन और हेलोजन का। तो ये तो क्या था हमारे पास? एल्कीन। और ये क्या बना? अरे ये एल्किल और आगे हैलाइड। तो एल्कीन से क्या बना दिया अपन ने? एल्किल हैलाइड। ये लीजिए, और मैंने क्या कहा था? R से कहीं भी रिएक्शन लिख दिया आपको ना, R से, तो इसका मतलब वो कौन सी एक जनरल रिएक्शन है भैया ना। अरे कौन सी रिएक्शन है बच्चों? जनरल रिएक्शन है ना। कौन सी रिएक्शन है? जनरल। देखिए अब मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं ना। मैं इसका क्या ले लूं बच्चों? एक एग्जांपल। कैसे? बस R एल्किल ग्रुप है ना, R क्या है? एल्किल ग्रुप। अरे मैं इधर लिख देता हूं, ये R क्या है? एल्किल ग्रुप है ना, एल्किल समूह। अब ये बार बार काम आता रहेगा ना, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना। एल्किल का मतलब जैसे R है ना, R एल्किल ग्रुप है, तो R की जगह CH3 आ जाए तो इसको बोलते हैं हम मैथिल। ये सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं अपन,
अगर ये ऐसा हो जाता CH2 CH3, या इसको मैं C2H5 कह सकता हूं ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके एथिल। तो दो ग्रुप तो आप छोटे छोटे याद रखो ना, और बाकी तो आप प्रोपेल वगैरह ब्यूटिल वगैरह कोई सा ले लो ना। ये लो, इसको बॉक्स में बंद कर दूंगा ना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए ना। एडिशनल तो क्या है, सब कुछ पढ़ रखा है अपन ने, एल्केन से एल्किल बनता है ना, एल्किल का मतलब मेथिल एथिल प्रोपेल ब्यूटिल पेंटिल कुछ भी हो सकता है ना, पर मैंने एक बार लिख दिया ना, तो आर से कहीं रिएक्शन लिख रखी है, इसका मतलब वो एक जनरल रिएक्शन है ना, अरे एक सामान्य अभिक्रिया है वो ना। अब आर की जगह आपने CH3 या C2H5 ले लिया तो वो एक एग्जाम्पल बन जाएगा ना, तो मैंने आर की जगह क्या ले लिया, CH3। तो देखिए क्या होगा, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और देखिए HX की जगह मैं क्या ले लूं, अरे मैंने ले लिया HCl। HX की जगह मैंने क्या ले लिया, HCl। HBr ले लो आप, HI ले लो, आपकी इच्छा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या होगा, तो एल्कीन मैंने समझाई थी आपको उस दिन ना कि सम्मित और असम्मित। सम्मित का मतलब तो क्या है, अरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से है ना, मतलब डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े हुए हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उससे जो ग्रुप जुड़ेंगे, दोनों ग्रुप इधर वाले दोनों ग्रुप इधर वाले समान है तो सम्मित एल्कीन, और इधर के दोनों असमान है ना, समान नहीं है, तो वो कैसा हो जाएगा आपका असम्मित एल्कीन। तो ये एल्कीन कौन सा, देखो असम्मित कैसे है, अरे देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और देखिए इधर तो दो हाइड्रोजन है, जबकि इधर क्या है, एक हाइड्रोजन और एक मैथिल ग्रुप है ना, तो इसका मतलब ये एल्कीन कैसा है आपका, अरे असम्मित है ना। ये लो मैं लिख देता हूं, ये कैसा एल्कीन है आपका, असम्मित एल्कीन, ठीक है ना, कैसा एल्कीन है आपका ये, असम्मित। तो देखिए क्या होगा, हाँ जी बच्चों, देखिए जो काम अभी किया था अपन ने कि डबल बॉन्ड को तोड़ दो और एक डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं तो दो आधे आधे बॉन्ड लग जाते हैं ना, HCl, H और Cl के बीच का बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो देखो मैंने Cl को अब की बार यहां जोड़ दिया, H को मैंने यहां जोड़ दिया ना। देखिए एक कंडीशन तो ऐसी हो सकती है ना, अरे एक कंडीशन ऐसी हो सकती है बच्चों ना, एक बार देखो ऐसी भी तो हो सकती है, अरे ऐसी भी तो हो सकती है, देखो CH3 CH और ये CH2, और देखिए आधा आधा। अब की बार मैंने क्या किया, देखो पहले Cl को यहाँ, H को यहाँ जोड़ा, अब की बार मैं क्या कर दूं, H को इधर जोड़ दूं और Cl को मैं अरे इधर जोड़ दूं, तो देखो अरे वो और ये अलग अलग हो गया। तो इसका मतलब इससे दो उत्पाद बनने की संभावना है, कितने उत्पाद, दो। अब दो बनेंगे जब भी, एक मुख्य उत्पाद होगा और एक कैसा होगा आपका अल्प उत्पाद, एक मेजर दूसरा माइनर। अब मेजर का पता लगाने के लिए क्या करते हैं ना, कि मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा उसका पता लगाने के लिए हम एक नियम काम में लेते हैं, और वो नियम क्या है बच्चों, अरे मार्कोनिकॉफ का नियम। किसका नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम, जो 11th क्लास में चलता है ना, मार्कोनिकॉफ का नियम। सिंपल तो आप ऐसे याद रख लो ना कि मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहेगा कि भाई ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा ना, अरे उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कैसी हो, कम। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनो, कि ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा ना, कहां, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जहां हाइड्रोजन की संख्या कैसी हो, कम। और पूरा नियम तो मैं बता ही दूंगा, लिख दूंगा पूरा ना, कैसे कैसे आपको याद रखना है ना। सिंपल तो याद कैसे रखोगे कि मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कैसी हो, कम। या उल्टा बोल सकते हो आपकी, धनात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कैसी हो, ज्यादा। भाई कोई टीचर ऐसे बता दे कि सर आपने तो ऐसा बता दिया, गलत है ना, गलत नहीं है, आपकी इच्छा कैसे बोल दो ना, या तो ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कैसी हो, कम, या धनात्मक वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कैसी हो, ज्यादा। देखिए आप, हाँ देखिए यहां से अपन ने ऐसे तो किया है, अरे CH3 CH और ये CH2 आधा आधा। अब ऋणात्मक भाग इस कार्बन पे भी जुड़ सकता है, इस पे भी जुड़ सकता है। और देखिए अरे HX के अंदर ऋणात्मक भाग कौन सा, देखिए अरे जो हाइड्रोजन होता है ना उस पे तो प्लस होता है, और हेलोजन होता है ना उस पर माइनस होता है, ध्यान रखना ना। अरे हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम तो उस पे प्लस, हेलोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा तो उस पे क्या है, माइनस। अरे उस पे क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा। क्या आएगा, अरे माइनस आएगा। हाँ जी देखिए, हाँ जी बच्चों, तो देखो हाइड्रोजन पर प्लस और Cl पे क्या है, माइनस। अरे हाइड्रोजन पर प्लस Cl पर माइनस, यानी हेलोजन पर माइनस है, तो इसका मतलब ऋणात्मक भाग तो कौन है, हेलोजन है। तो वो कहां जुड़ेगा, देखो इस कार्बन पे भी जुड़ सकता है और इस पे भी जुड़ सकता है। पर देखिए अरे इस कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है जबकि इधर कितने हैं, दो। और मैंने क्या कहा कि ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कैसी हो, कम। अरे दो और एक में से कम कौन सी है, एक। तो इसका मतलब Cl कहां जुड़ेगा, अरे इस कार्बन पर जुड़ेगा। इसका मतलब ये वाला कैसा होगा, मुख्य,
उल्टा जोड़ दिया आपने कि ऋणात्मक को वहां जोड़ दिया, तो हाइड्रोजन ज्यादा है ना, ज्यादा है, ये वाला जो बनाया मैंने ना, तो ये कैसा है आपका अल्प, वो कैसा आपका मुख्य है। तो ये कौन सा उत्पाद बन गया बच्चों, अरे मुख्य उत्पाद है। तो समझ में आ गया कि Cl कहां जुड़ेगा, बीच वाले कार्बन पर है, ना कि इस वाले कार्बन पर है। बनेगा तो ये भी, पर ये अल्प उत्पाद है, वो कैसा है, मुख्य उत्पाद, मेजर। और केमिस्ट्री में कल ही कहा था मैंने, हम हमेशा कौन से उत्पाद की बात करेंगे, अरे मेजर उत्पाद की बात करेंगे, मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे ना, माइनर वाले की नहीं। इसलिए मैं उस एक को लिखूंगा माना, ये लीजिए, ये लीजिए, हाँ जी। अब देखिए कोई ऐसा सोच रहा हो कि सर सम्मित पे क्या फर्क पड़ रहा है, भाई सम्मित में है ना, सम्मित में क्यों नहीं लगाया आपने मार्कोनिकॉफ का नियम। अरे देखिए क्यों नहीं लगाया, देखिए इसलिए नहीं लगाया ना, अरे ये HX देखिए, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इधर 2H इधर भी 2H, कैसा एल्कीन है, सम्मित। देखिए सम्मित में तो क्या होगा, CH2, अरे एक बॉन्ड को तोड़ दो, आधा आधा। अब आपकी इच्छा, देखो मैंने H को यहां लगा दिया और X को मैंने यहां लगा दिया ना, ये लीजिए, ये आपका अगला एग्जांपल बन गया ना। ये कौन सा एल्कीन है भाई, अरे ये सम्मित है ना, ये लीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहां कौन सा नियम लगा, अरे मैं यहां लिख दूं MKR, MKR का मतलब मार्कोनिकॉफ का नियम है ना, अरे मार्कोनिकॉफ रूल्स है ना, मार्कोनिकॉफ नियम। ये लो, देखो मैंने अब की बार क्या किया, अरे H को इधर जोड़ा, X को इधर जोड़ा, ये लो, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई कह रहा है कि सर अरे ऐसा करो ना आप सर, कैसा कि H को इधर जोड़ दो, X को इधर जोड़ दो। मैंने कहा ठीक है ना, मैंने जोड़ दिया इधर ना, पर देखो अरे बच्चों, अरे ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, अरे ये एक ही बात है क्या, एक ही है। अभी तो समझाया था मैंने, इसको उल्टा करके देख लो, पर वो भी पहले बना था ना, इसको उल्टा करोगे पहले जैसा नहीं बनेगा ना, अरे पहले वाले के जैसा नहीं बनेगा। तो सम्मित में तो आप ये बनाओ चाहे ये बनाओ, एक ही बात है ना, इसलिए सम्मित वाले में मार्कोनिकॉफ का नियम लगाने की जरूरत नहीं है ना। और आप जबरदस्ती लगाओ कि नहीं मैं तो मार्कोनिकॉफ का नियम लगाऊंगा, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन सम्मित वाले में लगेगा ही नहीं है ना, ठीक है ना। हाँ आप खुश हो जाओ बोलिए ना कि सर मैंने देखो ये लगा दिया, ठीक है ना, लगाने की जरूरत नहीं है ना। असम्मित वाले में क्यों, दो प्रोडक्ट बनने की संभावना है, सम्मित में तो एक ही बन रहा है, एक ही बन रहा है तो क्यों लगाए फालतू में, अरे फालतू में दिमाग है ना, क्यों माथापच्ची करें अपन। तो आपसे सवाल पूछेगा तो ये असम्मित वाला ही पूछेगा, तो ऐसे पूछ लेगा ना कि चलो भाई इसको 11वीं क्लास का नॉलेज है क्या, ऐसा कह देना कि मार्कोनिकॉफ का नियम लिखिए और एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण तो आपके पास फिक्स हो गया ही, इसी को याद रख लो आप ना। अरे इसका नाम क्या है, प्रोपीन, और वो क्या बन गया, 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या बन गया, 2-क्लोरोप्रोपेन। आपकी इच्छा है ना, IUPAC नाम वगैरह आपको सब कुछ आते हैं ना, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हुआ ना, ठीक है बच्चों। देखिए मार्कोनिकॉफ का नियम लिखता हूं मैं ना, किसका नियम है, मार्कोनिकॉफ का नियम, ये लीजिए। मार्कोनिकॉफ का नियम याद कैसे रखना है वो तो मैंने बता ही दिया आपको। अब मैं एक बार इसको ना लैंग्वेज में लिख देता हूं, मार्कोनिकॉफ का नियम, और आपको एक बार एक्सप्लेन और कर देता हूं ना। देखिए तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी असम्मित एल्कीन पर, किसी असम्मित एल्कीन पर असम्मित अभिकर्मक का, ये 11वीं क्लास में ही है या ना, असम्मित अभिकर्मक का योग कराते हैं, यानी जोड़ते हैं ना, योग कराते हैं, तो ऋणात्मक भाग, ऋणात्मक भाग उस sp2 संकृत कार्बन पर जुड़ता है, जुड़ता है
जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। ये लीजिए, ये मार्कोनिकॉफ का नियम हो गया ना कि किसी असममित एल्कीन पर असममित अभिकर्मक का योग करवाया जाता है तो उसका ना ऋणात्मक भाग है ना कराया जाता है, तो ऋणात्मक भाग उस sp2 संकरित कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कैसी हो, कम। देखिए कैसे, अरे एल्कीन के अंदर देखिए आप, अरे ये वाला कार्बन है ना, ये वाला और ये वाला कार्बन, अरे दोनों ही कैसे हैं आपके sp2 संकरित, ठीक है। तो एल्कीन असममित अभिकर्मक देखो, अरे एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, अरे दोनों तरफ क्या होते, प्लस प्लस है ना, माइनस माइनस, तब तो वो सम्मित होता। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो अभिकर्मक कैसा है, असम्मित, ठीक है। तो फिर उसका ऋणात्मक भाग उस sp2 संकरित कार्बन पर जुड़ेगा, ये भी sp2 ये भी sp2। एल्कीन में दोनों ही कार्बन कैसे हैं, sp2, तो उस sp2 संकरित कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कैसी है, कम। यहाँ कम है, यहाँ कैसी ज्यादा, तो इस पर मैंने ऋणात्मक भाग को जोड़ दिया। बस ये किसका नियम है, आपके मार्कोनिकॉफ का नियम। तो ये एक अभिक्रिया और हो गई है ना, ये आपकी एक अभिक्रिया और हो गई है ना, कौन सी, एल्कीन से। और एल्कीन पर क्या करवाया अपन ने, HX का योग, यानी HX जोड़ा। HX का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, HX का मतलब क्या है बच्चों, हाइड्रोजन हैलाइड। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। देखिए पहला HX का योग हो गया आपका। अब दूसरा देखिए, हेलोजन का योग करवा रहा हूं, है ना, किसका योग, हेलोजन का योग। देखिए ये भी 11वीं क्लास की रिएक्शन है। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो 11वीं क्लास का ही पढ़ाया ना। अरे अभी 12वीं का तो कोई ज्यादा नया पढ़ाई नहीं है अपन ने, बस ये एलाइलिक बेंजाइलिक वगैरह ये सब कुछ 11वीं क्लास में ही होते हैं, सब कुछ है ना, बेंजाइलिक वगैरह सब कुछ, वाइनिलिक वगैरह, ये IUPAC नाम, साधारण नाम, GOC, अरे 11वीं क्लास की ही है सब कुछ, है ना। बस आपको 12वीं क्लास के लिए ना मैंने एक बार पढ़ा दिया है ना, कि आप अटके नहीं कहीं, है ना, इसलिए मैंने GOC को अच्छे से एक बार आपको ना 24 लेक्चर लगा दिया उसमें, है ना। अरे एक दिन में भी एक लेक्चर बनता है ना, तो देख लीजिए 24 दिन में 24 लेक्चर, है ना। और अपन ने यहाँ तो कोई छुट्टी वगैरह की नहीं है ना, बस 2 छुट्टियां की है मात्र ना। अरे जब से अपन ने ऑनलाइन स्टार्ट किया ना, 27 सितंबर से स्टार्ट किया, आज 21 अक्टूबर हो गया ना, लगभग 24 दिन हो गया ना। 24 दिन में से मात्र ना, अरे 2 छुट्टियां की हैं अपन ने ना, जो भी है ना, हाँ किसी कारणवश अपन ने छुट्टियां नहीं की। अरे स्कूल्स वगैरह में, आपके कोचिंग वगैरह में फिर भी संडे वगैरह की छुट्टी हो जाती है ना, अपन ने कोई छुट्टी नहीं की है ना, इसलिए आपको मैंने ना टारगेट दे रखा है ना, दिसंबर तक सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाएगा हर हाल में, है ना। क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, है ना, सब कुछ करवा दिए जाएंगे आपको ना। अब पढ़ना आपके हाथ में है ना, फायदा उठाना है आपके हाथ में, है ना। हाँ आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, अरे नीट जेईई वगैरह में आपको बिल्कुल हेल्प हो गया ना। आप चाहे ना, अरे दूसरे स्कूल से पढ़े थे 11th क्लास, है ना, या मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वहां पढ़े आप ना, सबको फायदा होगा ना निश्चित रूप से, ठीक है ना। देखिए हाँ आगे आप ना खुद समझदार हैं, क्लास को आगे शेयर करें, शेयर आप कम से कम कर रहे हैं ना, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। अरे शेयर करने में आपका क्या लग रहा है, आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए ना, अच्छा नहीं लग रहा तो शेयर मत कीजिए ना। हाँ लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह करें ना, जिससे अरे मुझे भी एक है ना, हाँ कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, यस अपन जो कंटेंट दे रहे हैं वो अच्छा है ना या बुरा है ना, उसी से पहचान होती है ना बच्चे कितना ना लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर रहे हैं ना, उसी से पहचान होती है ना कि हाँ भाई कंटेंट अच्छा है ना, कंटेंट में दम है ना। हाँ तो मैं और भी है ना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा ना, ठीक है बच्चों। देखिए आइए हम ना आगे सेकंड वाली अभिक्रिया ना एल्कीन के अंदर ही, हेलोजन का योग, हेलोजन का योग। देखिए इससे पहले मैं है ना एक रिएक्टिविटी ऑफ HX और बता देता हूं आपको ना, रिएक्टिविटी ऑफ HX। ये जो पिछली अभिक्रिया थी ना अपनी अभी, उसमें HX का योग ही दो रहा था, तो HX का मतलब आपको क्या लेना है, आप HF ले सकते हैं, HCl, HBr, HI ले सकते हैं ना, पर ध्यान रखें HI की क्रियाशीलता ज्यादा है ना, अरे HI की क्रियाशीलता ज्यादा है,
फिर आपका HBr और सबसे कम कौन है बच्चों? अरे HCl और HF की तो हम बात करते ही नहीं है ना। अरे ये वही हो गया कैसे? अरे ये HF, अभी अपन ने एक सवाल समझाया था ना, वैसे 11वीं क्लास का मैटर है ये ना, पर अपन ने एक दिन समझाया था आपको बंद लंबाई है ना। देखिए H H H ये तो कॉमन है और हमको पता है एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, आयोडीन का साइज कैसा है? बड़ा, और आकार बढ़ता है तो बंद लंबाई बढ़ती है। इसका मतलब HI बंद की बंद लंबाई ज्यादा है। अरे बंद लंबाई ज्यादा तो बंद कमजोर तो बंद आसानी से टूट जाएगा। इसका मतलब HI बंद की क्रियाशीलता ज्यादा हुई। और HF फ्लोरीन का साइज छोटा है, बंद लंबाई अरे कम है, बंद लंबाई कम तो बंद मजबूत तो आसानी से टूटेगा नहीं है ना, इसलिए HF की तो बात करते ही नहीं है अपन है ना। अरे HF की तो बात करते ही नहीं है। तो पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी है ना रिएक्टिविटी ऑफ HX आ जाए, इसका मतलब HI सबसे ज्यादा और HCl सबसे कम, और फिर भी हमसे कोई पूछ ले भाई HF को बताओ वो कहाँ आएगा, वो सबसे कम आ जाएगा ना लिस्ट, बिल्कुल है ना, करता ही नहीं होता ना रिएक्शन वगैरह, इसलिए HF की बात की नहीं है ना। हेलोजन की क्रियाशीलता मैंने बताई दी है, तो बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको ना। बुक्स वगैरह में देखें तो बार बार वो क्यों, बुक्स वाले का तो काम है लिखेगा वो बार बार है ना, इसको तो समझाना ना बच्चों को, इसलिए लिखेगा ना। अपन ने आपको एक ही बार बता दिया कि हेलोजन की क्रियाशीलता याद रख लो, F2Cl2 Br2I2। फ्लोरीन उसमें छिपी अभिक्रिया देता है, नहीं करवाते ना। आयोडीन से अभिक्रिया जनरली नहीं करवाते, लेकिन कोई है ना प्रबल ऑक्सीकारक वगैरह ले जाएंगे तो करवा देंगे ना। फिर बच्चा कौन? क्लोरीन ब्रोमीन। क्लोरीन फास्ट करता है, ब्रोमीन स्लो, इसलिए ज्यादा बात किसकी करेंगे? हेलोजनीकरण में क्लोरीनीकरण की, उसके बाद ब्रोमीनीकरण, ठीक है ना। अब रिएक्टिविटी ऑफ HX बता दिया मैंने आपको ना, अभी कहीं भी आ जाए पूरी केमिस्ट्री में बस HI फिर HBr और सबसे कम HCl, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए आप आगे की बात करता हूं मैं ना। हाँ जी, देखिए ये भी रिएक्शंस 11वीं क्लास की है ना। कैसे? देखिए आप एल्कीन ले लीजिए ना, क्या ले लीजिए आप? एल्कीन, ये लो मैंने ना, या कोई सा एल्कीन ले लो आपकी इच्छा है ना, सम्मित लो असम्मित लो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए मैंने क्या ले लिया? ये एथीन ले लिया, और इस पर क्या करवा रहा हूं मैं? हेलोजन का योग है ना, किसका योग? हेलोजन। और हेलोजन में अपन ने सीख रखा है फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील, आयोडीन सबसे कम, ठीक है ना। और दोनों ही नहीं करवाते अपन जनरली तो ना, अरे दोनों को ही नहीं करवाते, तो फिर बच्चा कौन? क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं यहां? अरे मैं बात कर रहा हूं यहां ना, ये लो ब्रोमीन की बात कर रहा हूं ना। आप क्लोरीन भी ले सकते हैं ना, पर ब्रोमीन की बात इसलिए कर रहा हूं, ब्रोमीन वाली रिएक्शन काम की है ना। कैसे काम की? देखो ब्रोमीन जो है ना, अरे ब्रोमीन भूरे रंग का होता भी है ना, ब्राउन कलर का होता है ब्रोमीन, नाम याद रख लो, ब्राउन है ना, ब्रोमीन। अरे ब्रोमीन ब्राउन कलर, ब्रोमीन ब्राउन कलर है ना, ब्रोमीन भूरे रंग का ना। पर हाँ अपनी एनसीईआरटी में रेड कलर दे रखा है इसको ना, अरे रेड कलर दे रखा है इसको ना, ऐसा रेड ब्राउन टाइप का। अरे अपने वो होती है ना लोहे पर जंग लग जाती है, ऐसा होता है ना, वो ब्राउन कलर का ही होता है ना, रेड ब्राउन टाइप का ना। तो इसने रेड लिख रखा था, अपन भी रेड लिख लेते हैं। बाकी ब्रोमीन कैसा है? भूरे कलर का ना, ब्राउन रंग का। तो देखो ब्रोमीन का कलर कैसा है? अरे रेड कलर है ना। कैसा कलर है बच्चों? रेड कलर। तो देखिए एल्कीन की अभिक्रिया हेलोजन से करवाया ना, किससे? हेलोजन से करवाया ना, और हेलोजन में भी किससे? ब्रोमीन से। और किसकी प्रेजेंस में? अरे हमने एक अक्रिय ब्लैक ले रखा है ना, CCl4, जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं ना। अरे CCl4 को क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। सब कुछ लिखा के आ रहा हूं पीछे से है ना, इसका व्यापारिक नाम भी बताया था मैंने, पायरिन, है ना। बार बार रिवाइज करें, अरे पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन कितना किया आपने ना। रिवीजन करते हैं चीजें स्थायी हो जाती है ना, रिवीजन जितना ज्यादा करोगे ना, अरे 4-5 बार रिवीजन कर लोगे आप ना कम से कम ना, तो बस आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी 1% भी। हम रिवीजन कम करते हैं ना, तो फिर हमको क्या डाउट है ना, ऐसे आने लग जाते हैं डाउट, कहीं सही कर दिया, कहीं गलत कर दिया ना, कहीं कुछ कर दिया। तो आप ना जितना हो सके रिवीजन करें ना। अरे जो ही बच्चे, जितने बच्चे टॉप करते हैं ना, कहीं भी कोई सा ही कॉम्पिटिशन एग्जाम हो ना, या बोर्ड का एग्जाम हो, कहीं भी है ना, उसमें जो बच्चे रिवीजन ज्यादा करते हैं वो उतने है ना अच्छा रिजल्ट देते हैं ना। रिवीजन कम करोगे आपको एकदम है ना, मतलब प्रॉपर जो चीजें नहीं आएंगी ना, बिल्कुल एकदम क्लियरिटी नहीं होगी ना, सस्पेंस रहेगा हमेशा ना। तो रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें। तो ये क्या है? CCl4 का व्यापारिक नाम बता ही रखा है मैंने, पायरिन, है ना। आग बुझाने में इसका उपयोग करते हैं। कोई पूछ ले अग्निशमन यंत्र में ना, अरे किस हेलोजन व्युत्पन्न का यूज करते हैं? तो CCl4 का। क्यों? अग्निशमन यंत्र क्या करता है? अरे आग बुझाता है बच्चों ना, क्या करता है? आग को बुझाता है ना, आग लगाता नहीं है, आग को बुझाता है ना, ठीक है। देखिए तो यहां से क्या होगा? क्या कहा मैंने?
एल्कीन पर हेलोजन का योग करवाया जाए किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। और ब्रोमीन क्या है, अरे ब्रोमीन रेड कलर का भी है ना, कौन से कलर का है, रेड। तो क्या होगा यहां से देखिए CH2 और ये CH2, ठीक है ना। कोई एक बॉन्ड को तोड़ दिया मैंने, अरे जब भी योग करवाएंगे एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, कोई दो ग्रुप जुड़ जाए ना, अरे कोई एक बॉन्ड टूट जाए और उससे दो ग्रुप जुड़ जाए, तो वो अभिक्रिया कौन सी होती है, योगात्मक। तो देखिए यहां से क्या होगा, एक Br इधर आ जाएगा, अरे एक Br तो इधर आ जाएगा, है ना, हाँ जी, एक Br इधर और दूसरा Br इधर, ठीक है। देखो अभी पढ़ा है अपन ने, अरे अड़ोस पड़ोस में दो हेलोजन होते हैं, उसको विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं ना। तो ये क्या बन गया आपका, अरे विसिनल और डाइहैलाइड। डाइहैलाइड का मतलब क्या हो गया, अरे विसिनल डाइहैलोजन का मतलब कौन है, या ब्रोमीन, तो इसको क्या बोल देंगे हम, विसिनल डाइब्रोमाइड। अगर ये है ना क्लोरीन होता तो विसिनल डाइक्लोराइड बोल देते अपन इसको, ठीक है ना। ये कैसा होता है, अरे ये कलरलेस होता है बच्चों, कैसा होता है, अरे कलरलेस होता है। ब्रोमीन खुद कैसा था, अरे रेड कलर का था, जो इससे प्रोडक्ट मिला है वो कैसा हो गया, अरे कलरलेस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट बनने के दौरान ब्रोमीन का भूरा रंग उड़ गया ना, गायब हो गया। इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें करते हैं, अरे असंतृप्तता के परीक्षण में करते हैं ना। किसमें करते हैं, असंतृप्तता के परीक्षण में। असंतृप्तता का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हुआ ना, उसके परीक्षण में करते हैं ना। इसका मतलब असंतृप्त यौगिक होते हैं वो ब्रोमीन के भूरे रंग को उड़ा देते हैं। तो ये पहचान है ना। अगर मान लो आपने एल्केन ले लिया, ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाई, तो भूरा रंग नहीं उड़ेगा ना, इसका मतलब उसमें कोई असंतृप्त यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें करते हैं, असंतृप्तता के परीक्षण में। तो क्या कहेंगे अपन कि एल्कीन की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराने पर ब्रोमीन का लाल रंग उड़ जाता है, ब्रोमीन का लाल रंग उड़ जाता है, ब्रोमीन का लाल रंग क्या होता है बच्चों, उड़ जाता है। अतः इस अभिक्रिया का उपयोग असंतृप्तता के परीक्षण में किया जाता है। असंतृप्तता के परीक्षण में किया जाता है, याद रखें ना। तो एल्कीन की ब्रोमीन के साथ जो अभिक्रिया है, इसका उपयोग किसमें करते हैं बच्चों, असंतृप्तता के परीक्षण में। आपको याद रखना है ना, हाँ ये लीजिए, इसमें यही इंपॉर्टेंट था ना। क्लोरीन ले लोगे आप तो क्या बनेगा, विसिनल डाइक्लोराइड है ना, बस फ्लोरीन आयोडीन आएगा नहीं है ना। क्यों, अगर आयोडीन ले लिया तो आई जुड़ हो जाएगा, पर दो आई एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यहां से क्या होगा, अरे I2 वापस से बाहर हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा ना। क्यों, अपन ने पढ़ा था ना कि आयोडीन कैसी अभिक्रिया देता है, अरे उत्क्रमणीय अभिक्रिया देता है ना। कौन सी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एल्कीन पर हमने HX का योग करवा दिया, इसके बाद किसका योग करवा दिया अपन ने, हेलोजन का योग करवा दिया ना। हेलोजन में भी ब्रोमीन वाला केस ले लिया अपन ने ना। क्यों, एल्कीन पर ब्रोमीन का योग करवाते हैं ना, तो विसिनल डाइब्रोमाइड बनता है ना। और एल्कीन ने क्या कर दिया, ब्रोमीन के लाल रंग को उड़ा दिया ना। वैसे भूरे रंग का होता है, पर अभी तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन क्या याद रखेंगे, लाल रंग। तो लाल रंग को उड़ा दिया ना, मिलने वाला प्रोडक्ट कैसा है, कलरलेस। इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें करते हैं, असंतृप्तता के परीक्षण में। आ गया होगा आपको समझ ना, आई होप। देखिए हाँ जी, तो क्लास को आज अपन है ना, अरे यहीं तक रखते हैं क्लास को ना। कल अपन एक इसमें पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट है ना, खराश प्रभाव, खराश कुछ भी बोल दो आप ना, या एंटी मार्कोनी का उपयोग बोल दो, या इसी का नाम है पेरोक्साइड प्रभाव। इंपॉर्टेंट है, ये भी 11वीं क्लास का ही है ना। तो कल इसको अपन आगे ना बढ़ाएंगे, और आज के लिए इतना ही है ना। तो आगे है ना, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें है ना, आगे से आगे बच्चों को ना शेयर करें ना। शेयर कम कर रहे हैं आप है ना, कम से कम शेयर करें ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना, ताकि और ही बच्चों को फायदा होगा ना। ठीक है बच्चों, ताकि मैं भी बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा ना।
ठीक है, ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को।